एग्जाम्स की तैयारियां बढ़िया बेहतरीन चल रही हैं और हम भी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो आती है वो होता है कि हम चैप्टर सारे अच्छे से समझ लें। तो आज हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने वही किया है कि हम मैराथन्स जो आपके क्विक रिवीजन के जो वीडियोस लेकर आ रहे हैं उनमें हम आपके खंड वाइज सारे चैप्टर्स रिवाइज करा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लास 10 हिंदी कोर्स ए की, तो उनका जो आपके पास बुक चलती है वो है क्षितिज और कृतिका, ठीक है। तो अभी तक हमने क्षितिज बुक का काव्य खंड कर लिया था, गद्य खंड हमारा बाकी था और आज हम वही करने वाले हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा और आज हम कर रहे हैं अपनी ये क्विक रिवीजन सीरीज का अगला वीडियो। आज हमारी क्विक रिवीजन जो सीरीज हम करा रहे हैं, थोड़ा मेरी भी टंग फंबल होने लगी, क्विक रिवीजन सीरीज, ओके। तो इस सीरीज में अभी तक हमने कर क्या लिया? हमने ग्रामर कर लिया, लेखन कर लिया, अपनी क्षितिज बुक का काव्य खंड कर लिया और कृतिका कर लिया। ये हमारा रिवीजन, मतलब जो हम एक बार होता है ना कि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें, उसका ये हमारा लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर उसके अलावा एमसीक्यूज आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको देने वाली हूं ताकि हम 4-5 वीडियोस में अपना पूरा सिलेबस कवर अप करें, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे? आज जैसा कि हमने बताया कि हम कर रहे हैं क्लास 10 हिंदी कोर्स ए का संपूर्ण क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। याद रखिए, काव्य खंड हम पहले कर चुके हैं। इसका पूरा क्विक रिवीजन यानी कि ए पूरी तैयारी एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारी बुक है क्षितिज, इसमें करीबन है 12 अध्याय। 6 अध्याय काव्य खंड में आते हैं और 6 अध्याय गद्य खंड में आते हैं। तो काव्य खंड के 6 अध्याय हम कर चुके हैं और अब 7वें अध्याय से यानी कि नेताजी के चश्मे से हम शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर गए हैं 7th चैप्टर से। तो पहला हमारा गद्य खंड का जो चैप्टर है वो है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर को हमारे सामने प्रस्तुत किया है स्वयं प्रकाश जी ने। याद रखिएगा, राइटर के नेम आपको हर एक के पता होने चाहिए। तो ये स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है और यहाँ पर उन्होंने जो हमें सबसे अच्छी चीज बताई है कि इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने देशभक्ति की भावना को उजागर किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी, ठीक है। अब हमारे जो इस पूरे कहानी के जो सेंट्रल पॉइंट हैं, जो हमें कहानी बता रहे हैं ये एक तरीके से, जिनके थ्रू आगे कहानी बढ़ेगी, वो हैं हालदार साहब। वो कंपनी के काम से अक्सर एक कस्बे से होकर गुजरते थे, ठीक है। और उस कस्बे से उन्हें हर 15वें दिन गुजरना पड़ता था। तो ये जिस कस्बे से गुजर रहे थे, जहां पर ये कहानी मेन घटित होगी, वो जो कस्बा है वो ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उसमें क्या क्या था देखिए, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, मतलब एक समझ लो 2 स्कूल हैं, एक बॉयज स्कूल्स एंड गर्ल्स, ठीक है। एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर। ओपन सिनेमा घर जानते हो, बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, कोई शेड नहीं है, आप लोग जाके बस ऐसे बैठ जाओ, या गाड़ियां जैसे आजकल होता है ना, ट्रेंडे की गाड़ियां लेकर जाओ, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा, आप अपनी गाड़ियों में बैठ कर देखो, ठीक है। और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका पूरे कस्बे को जो है वहाँ साफ सफाई, रख रखाव, बहुत सारी चीजें होती है जिनको हैंडल करती है, वो पानी वगैरह सब कुछ। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन कराना, ठीक है। तो नगर पालिका का जो काम होता है शहर के अंदर सुव्यवस्था बनाए रखना, वो सारा काम करती थी। शौचालय बनवा दिए उसने, सड़कें बनवा दी, पानी की व्यवस्था के लिए टंकियां बनवाना, ये सारे काम वो करती थी। कभी सम्मेलन, मनोरंजन के लिए कभी सम्मेलन हो जाता था। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनवाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। अब क्या था, चूंकि नगर पालिका में हर 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव होने वाला था, तो ये हुआ कि भाई अगली बार फिर हम ही जीते, तो उसके लिए होता है ना कि भाई कुछ अच्छा काम करो। तो सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति नगर पालिका ने लगवाने की सोची। अब संगमरमर की मूर्ति लगवाने का खर्च अगर कहीं मार्केट से बनवाते हैं तो कुछ ज्यादा आता है। इतना भाई नगर पालिका का बजट नहीं था और इतना समय भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ मात्र 1 महीने का समय था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, जो स्कूल है, स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे मोहनलाल जी, उन्हीं को कहा कि भाई आप ये मूर्ति बनवा दीजिए। तो उन्होंने वो मूर्ति बनवाने का काम कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, ठीक है।
चूंकि बजट ज्यादा नहीं था इसलिए मूर्ति बनवाने का काम इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, मूर्ति उन्होंने बहुत अच्छी संगमरमर की बनाई और ये बस्ट थी। याद रखिए बस्ट का मतलब होता है सिर्फ इतना पोर्शन रहता है, ठीक है, हाँ, कमर के ऊपर का तक का पोर्शन रहता है, उसके नीचे का नहीं, तो इतना मूर्ति थी, बहुत सुंदर बनी थी। कमी ये थी कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं था, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब चूंकि मूर्ति तो लग गई, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, मूर्ति चौराहे पे लग गई, लेकिन हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उसने रियल चश्मा लगाया था। अब सुभाष चंद्र जी बोस कैसा चश्मा लगाते हैं, पतले तार का गोल चश्मा लगाते हैं ना, पतले तार वाला गोल फ्रेम का चश्मा लगाते हैं। लेकिन जब पहली बार हमारे हालदार साहब ने देखा तो वो कैसा लगाया हुआ था, चौड़ा काला फ्रेम, ब्लैक कलर का चौड़ा काला फ्रेम का चश्मा लगाया हुआ था। तो ये देखकर ज्यादा अट्रैक्ट हुए हमारे हालदार साहब कि भाई होता ना कोई चीजें जो हम नॉर्मल अपनी आंख में देखते रहते हैं, हमें पता है जब हम आंख बंद करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो हमें पिक्चर नजर आती है, उस पिक्चर में अगर उनके चश्मे की जगह तुम दूसरा चश्मा लगा दो, मान लो धूप का काला चश्मा लगा दो, तो तुम्हें कुछ अटपटा लगेगा ना। यही चीज हालदार साहब के साथ हुई। जब उन्होंने वो चश्मा देखा तो वो देखते रह गए, अरे ये क्या। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा वाह भाई यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखा। जब उन्होंने पहली बार देखा तो मोटा था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि कपड़े, मूर्तियां जो है वो कपड़े तो बदल नहीं सकती, तो चलो क्या हुआ कि चश्मा ही बदल ले। तो मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। तो पहली बार उन्होंने देखा था, चले गए। दूसरी बार आए तो अब की दूसरी बार चश्मा चेंज था, पहले मोटा फ्रेम था, अब उन्होंने तार वाला फ्रेम गोल चश्मा बता दिया, ठीक है, अब की फिर चेंज था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया, दूसरी बार देखा तो चलो फिर भी निकल गए। तीसरी बार आए तो तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर दम बदल कैसे जाता है। तो जिस चौराहे पर मूर्ति लगी थी उसी चौराहे पे एक पान वाले की दुकान थी जिसके यहाँ रुककर हालदार साहब पान खाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो इस बार पान वाले से पूछ लेते हैं आखिर ये मूर्ति के चश्मे बदलते कैसे हैं। वो रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ लिया। पान वाले ने बताया ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा हो तो वह उसे मूर्ति को उतारकर ग्राहक को दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता होगा। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। अब जब पान वाले ने बताया कि भाई यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला, उसने बताया, तो जब ये नाम बताया तो एक तो कैप्टन से नाम समझ में आता है फौजी, ठीक है, चश्मे वाला यानी कि चश्मा बेचने वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई, उसने पान वाले ने बताया कि भाई मूर्ति बनाई तो गई थी मगर इसमें मूर्ति बनाने वाले ने चश्मा लगाना भूल गया, तो कैप्टन चश्मा वाला चश्मा लगा देता। तो उसने कहा कि ये भाई ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले को ये कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा, ठीक है, बुरा लगता होगा कि मूर्ति बगैर चश्मे के रहती है, तो वो अपना चश्मा लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वही चश्मा मांगता होगा तो वो चश्मा उतार कर दे देता होगा, है ना, यही होता होगा। उसने यही सोचा। अब ये चीज उनके दिमाग में बैठ गई कि चलो अच्छी बात है कि इस तरीके से उसकी बिक्री भी हो रही है और जो है मूर्ति जो उसको बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती होगी, जरूर देशभक्त व्यक्ति होगा तो वो चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। अब हालदार साहब ने सोचा कि अगर उस व्यक्ति को नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे की लग रही है तो जरूर कोई वो देशभक्त व्यक्ति होगा। तो उन्हें लगा कि शायद वो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना उन्होंने बनाई थी आजाद हिंद फौज, उसका कोई सिपाही होगा या कोई पुराना स्वतंत्रता सेनानी होगा। तो ये बात उन्होंने पान वाले से पूछनी चाहिए, ठीक है। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। अब उन्होंने जब ये क्वेश्चन पान वाले से किया तो पान वाला तो क्या बोलता है, पान वाला कहता है कि भाई वो तो पागल है, लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। तो एक देशभक्त व्यक्ति की इस तरीके से मजाक उड़ाया जाए, ये बात हमारे हालदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब
वो थे। और उसी समय जब ये बात चल रही थी तो उसी समय एक गली से कैप्टन चश्मे वाला निकलने लगा। तो क्या हुआ, सीधे पान वाले ने कहा कि वो देखिए वो आ रहा है। तो हवलदार साहब पलट के उस कैप्टन चश्मे वाले को देखने लगते हैं। तो क्या होता है, कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी व चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की, दूसरे में एक बांस के टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। अब चूंकि कैप्टन के नाम से अभी तक हमारे हवलदार साहब के दिमाग में चश्मे वाले का एक पिक्चर बन चुका था कि भाई हष्ट पुष्ट डिसिप्लिन जैसे एक फौज का व्यक्ति होता है वैसा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने चश्मे वाले को देखा वो चौंक गए। क्या था वो एक पैर से लंगड़ा था, दुबला मरियल सा, अधेड़ उम्र का, हाथ में संदूकची, एक बांस पे चश्मा लिए वो बेच रहा था। उस बेचारे की चश्मे बेचने की दुकान तक नहीं थी। तो अब ये बात उनको लगी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका असली नाम पूछता हूँ, असली नाम क्या है। तो वो गए पूछने पान वाले से कि भाई इसका असली नाम बताओ। लेकिन पान वाले ने तब तक अपने मुंह में दूसरा पान डाल लिया और ये अपने व्यवहार से बता दिया कि अब वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक तरीके से पान वाले ने नहीं बताया कि उस कैप्टन चश्मे वाले का असली नाम क्या था। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते देखे, यानी कि 2 साल वो हर 15 दिन में वहां से आते रहे जाते रहे और वहां तरह तरह के चश्मे वो बदलते देखते रहे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। ठीक है, अब 2 साल से कोई चीज, क्योंकि हर बार क्यूरियोसिटी होती थी कि देखें आज कौन सा चश्मा लगा है, देखें आज कौन सा चश्मा लगा है। 2 साल बाद एक दिन वो जब निकले तो उन्होंने देखा अरे मूर्ति पे एक भी चश्मा नहीं था। तो चौंक गए। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। तो जिस दिन वो वहां से गुजरे कि और मूर्ति पे चश्मा नहीं था तो उन्होंने पूछना चाहा, गाड़ी रोकी भी, लेकिन देखा वहां की सारी दुकानें बंद थी तो उस दिन नहीं पूछ पाए। फिर उसके अगले 15 दिन बाद निकले तो फिर मूर्ति पे चश्मा नहीं था। तो उन्होंने अब जो है रुक कर पूछना चाहा तो गए फिर से पान वाले के पास। पान वाले ने रोते हुए आंसू भरी आंखों से कहा कि बेचारा कैप्टन मर गया। अब कैप्टन ही चश्मा लगाता था, कैप्टन तो मर गया। पूछने में पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। किसको? क्या कहते हैं, हवलदार साहब को। और पान वाला तो रो के ही बता रहा था। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे। अब वहां से कुछ दिन तो गुजरते रहे। हर बार मूर्ति पे चश्मा नहीं था और नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के उन्हें अच्छी भी नहीं लगती थी। मगर काम के सिलसिले में हर 15 दिन से उन्हें वहां गुजरना ही पड़ता था। एक दिन गुजरे तो उन्होंने ये सोच लिया कि आज मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, वहां आज रुककर पान भी नहीं खाएंगे। ये सोचकर उन्होंने ड्राइवर से भी बोल दिया कि आज रुकना नहीं, आज बहुत सारा काम है, हम आगे चलते हैं, आज हम नहीं रुकेंगे। जहां हर बार वो रुकते थे, इस बार उन्होंने ड्राइवर से मना कर दिया कि हम नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? उसका रीजन ये था कि मूर्ति वगैरह चश्मे की थी तो वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए वो वहां पर रुकना और मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, ड्राइवर से भी बोल दिया मूर्ति की ओर देखेंगे नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। ठीक है, अब क्या हुआ? अब कोई चीज अगर हम बहुत टाइम से कर रहे हैं तो आदत पड़ जाती है। वही आदत हमारी हवलदार साहब की पड़ गई। हवलदार साहब क्या हुआ, जैसे ही क्या कहते हैं चौराहे पे पहुंचे, डिसाइड तो पहले से किया था कि भाई हम नहीं देखेंगे, लेकिन आदत के मुताबिक उनकी नजर मूर्ति पे गई। और जैसे ही गई उन्होंने तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकती, बहुत तेज गाड़ी थी तो स्पीड में अगर आप ब्रेक लगाओगे तो बहुत तेज आवाज आएगी। तो जब तक वो ड्राइवर ब्रेक लगाता गाड़ी रुकती। चलती गाड़ी से हवलदार साहब कूद गए और तेज तेज कदमों से आकर कहां, मूर्ति के सामने खड़े हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति पर आंखों पर सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। अब उन्हें ही पता था कि भाई कैप्टन मर गया, चश्मा कोई लगाएगा नहीं, बिना चश्मे के हम सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मूर्ति पे चश्मा था। कैसा था? सरकंडे का। सरकंडा मतलब जानते हैं, ऐसी पतली सी डंडियां होती हैं जिन्हें आसानी से बेंड किया जा सकता है, बेंड करके आपस में। तो गांव के बच्चे जो है ना अक्सर उससे नई नई आकृतियां बनाते रहते हैं। तो उस सरकंडे का एक बना चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था।
ये देखकर जो है वहीं पर सावधान मुद्रा में वो जाकर खड़े हो गए और उनको बहुत भावुक हो गए, आंखों से हल्की आंखें भी नम हो गई। वो अभी तक चिंतित थे उस देशवासियों के, उन लोगों के लिए जिन्हें नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के ठीक लगती थी। ठीक है, आज मूर्ति बच्चों का वाला चश्मा था तो उनको कहीं ना कहीं सुकून पड़ा कि हमारे आने वाली पीढ़ी में अभी भी देशभक्ति बाकी है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो एक चश्मे, नेताजी की मूर्ति के चश्मे के माध्यम से उन्होंने हमको समझाई और बताई और देशभक्ति की तरफ लेकर गए। अगला हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ठीक है, अब बाल गोविंद भगत जो लिखा है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के गांव में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, उनका व्यक्ति चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति जो अपने नियम कायदे के पक्के और जो रूढ़ियों, अंधविश्वासों, इन सभी का कहीं ना कहीं खंडन करते थे। तो इस व्यक्तित्व से जो है हमारे लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी बहुत प्रभावित होते हैं और उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते, सिर पर कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी, सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। तो अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उस व्यक्ति का चित्र आपकी बुक में बना हुआ है, नहीं तो हम जैसे बता रहे हैं उसको आप सोच इमेजिन करते जाइए। वो क्या थे, मंझौले कद के, यानी मीडियम हाइटेड, गोरे चिट्टे, खूब फेयर कॉम्प्लेक्शन था उनका। ठीक है, और क्या था, 60 साल की उम्र थी और 60 साल की उम्र में उनके बाल पूरे पक चुके थे, यानी कि पूरे व्हाइट हो चुके थे, जैसे चांदी होती है ऐसे सफेद उनके पूरे बाल थे। दाढ़ी वो रखते नहीं थे। ठीक है, और क्या, कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, मतलब सिर्फ लंगोटी जितनी जरूरी है, एक लंगोट बांधे रहते थे। सर पर क्या करते थे, कबीरपंथी टोपी थी, कनपटी यानी कि कान के पास से ऐसे स्लिट ओपन वाली जो होती है ना, ऐसे करके वी साइड से यहाँ पर कटी हुई टोपी पहनते थे। रामानंदी चंदन लगाते थे, गले में तुलसी की अनगढ़ एक माला, तुलसी की जड़ों की एक माला पहनते थे। ठीक है, और जो है कबीर जी को बहुत मानते थे वो। फिर क्या दिया है, वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। अब ये इस पे क्वेश्चन आता है कि चैप्टर में एक लाइन दी गई है, गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए क्या होता है, वो व्यक्ति ने जो है सन्यास ग्रहण नहीं किया था। उसकी पत्नी भी थे, एक बच्चा था, बहू थी और खेती बाड़ी थी, घर था, सब कुछ था। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो होता है उनके पास सब कुछ था, लेकिन स्वभाव से वो एक साधु थे। स्वभाव से साधु होने का तात्पर्य उनका क्या था, वो बगैर किसी से पूछे किसी की कोई चीज नहीं लेते थे, कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे। इवन अगर पहले तो भाई टॉयलेट हर घर में नहीं होता था, शौच के लिए भी किसी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, किसी की भी चीज बिना पूछे नहीं इस्तेमाल करना। तो मतलब स्वभाव एक साधु का जैसे होता है उस तरीके का स्वभाव थे, मतलब जीवन एक गृहस्थ वाला लेकिन स्वभाव एकदम एक साधु वाला था। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहनते रहते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। अब उनकी पत्नी के बारे में तो नहीं लिखा है, भाई बेटा है तो पत्नी रही होगी। तो अभी जो इसमें बताया है कि एक लड़का था उनका, हाँ, और उनकी बहू भी थी। लड़का जो है वो बोदा सा था। बोदा सा मतलब क्या होता है, वे बच्चे जिनका शरीर तो बढ़ता है लेकिन दिमाग से वो थोड़ा बच्चे टाइप के ही रहते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके का बच्चा था, उनका लड़का था। शादी हुई थी, बहू बहुत अच्छी थी, पूरा घर संभाल लिया था उसने। ठीक है, वे कबीर को साहब मानते थे। तो कबीर को साहब मानने का मतलब है जैसे हम लोग किसी न किसी भगवान या ईश्वर को पूजते हैं, उसी तरीके से वो किसी और भगवान को नहीं, कबीर को ही वो ईश्वर माना करते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते, ना बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान भी था। खेती भी थी भाई, उसी में अनाज बोते थे और साल भर उसी से खाते पीते थे। खेत में जो उपज होती उसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप में जो मिलता उसे गुजर बसर करते। अब वो कबीर को ईश्वर मानते थे। ठीक है, साहब मानने का मतलब ईश्वर मानते थे। तो उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनके खेत में जितना अनाज होता, जितना भी अनाज होता, वो सारा अनाज काट के गाड़ियों में लाद कर सीधे कबीर जी के मठ पहुंच जाते हैं। ठीक है, जहां पर कबीर जी को, कबीरपंथी मठ का मतलब क्या होता है, जहां पर कबीर को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है,
वहां पहुंच जाते और वहां जाकर सब कुछ दान कर देते। अब दान स्वरूप, प्रसाद के स्वरूप में वहां से उनको कुछ वापस मिलता, जो कुछ वापस मिलता उसी में वो अपना साल भर गुजारा करते थे। तो इतना वो जो है कबीर जी को मानते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। तो उनका एक नियम था, सुबह गाना, दोपहर में गाना या शाम, सुबह और शाम को गाना, ठीक है। अब वो क्या होता था, हमेशा कबीर जी के पदों का ही गायन करते थे, हाथ में लिए रहते थे झांझरी, उसको बजाते रहते और पदों को गाते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद का पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते, अपने मधुर गानों को गाते। आषाढ़ का महीने से बरसात शुरू हो जाती है, ठीक है। अब बरसात जब शुरू हो जाती है तो क्या होता है, खेतों में पानी भर जाता है, तो उसी समय धान की बुआई शुरू होती है। आपने अक्सर देखा होगा पानी भरे खेतों में लोग पंक्ति से जो है ना कुछ हरे हरे पौधे लगाते रहते हैं, तो वो धान की रोपाई होती है। तो ये काम खुद बाल गोविंद भगत अपने खेतों में भी करते थे और आस पड़ोस के जितने भी उनके खेत थे वहां पर भी ये काम हुआ करता था। और जब रोपनी का काम होता था तो कबीर जी उस समय क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत जो है उस समय गाना शुरू करते थे। और उनके गाने में सब जो हलवाए हैं उनका पैर उसी उसमें चल रहा है, बच्चे जो मेड़ों पर बैठे खेल रहे हैं वो भी उनकी लय के हिसाब से उनके खेल चल रहे हैं। औरतें जो कलेवा मतलब जो मर्द काम कर रहे हैं खेतों में उनके लिए भोजन लेकर आती हैं, तो वो औरतें भी खेतों के किनारे बैठकर उनके सुर में सुर मिलाया करती थी। मतलब उनके गीतों में पूरा गांव एक तरीके से डूब जाया करता था। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती, जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। अब क्या हो गया, आषाढ़ आया, सावन आया, भादो आया। अब भादो में क्या होता है, रात जल्दी होने लगती है, धीरे धीरे थोड़ी जल्दी होने लगती है और बारिश का मौसम खत्म होने लगता है। तो उस समय क्या होता था, रात में वो गाना, सारा काम खत्म करके रात में गाना शुरू करते। जब वो अपने घर के आंगन में बैठ के गाना गाते तो आसपास के बहुत सारे लोग आ जाते। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। कार्तिक मास यानी कि अब इस तरीके से समझो, जो क्या कहते हैं जिस महीने में आपके क्या कहते हैं वो दीपावली होती है, ठीक है, वो कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास की अमावस्या में दीपावली होती है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो उस टाइम क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंड शुरू होने लगती है सुबह शाम की। तो उस टाइम सुबह सुबह इनका ये सुबह जाते, करीबन वहां से करीब 2 मील दूर नदी थी, वहां जाकर नहाते, नहा के आके तालाब के पोखर पे बैठकर सुबह इनकी प्रभातियां यानी कि कबीर जी के भजन वो गाना शुरू कर देते थे। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते, ठीक है। तो प्रभातियों का मतलब होता है सुबह उठकर गाया जाने वाला भक्ति गीत, ठीक है। तो ये कहाँ गाते थे, तालाब पोखर के ऊंचे भिड़े का मतलब क्या होता है, तालाब में जो भी कहीं पर एक ऊंचा स्थान होगा वहां पर बैठकर वो गाना गाते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। और गर्मियों में क्या करते थे भाई, गर्मियों में तो बहुत उमस होती है, तो वो अपने घर के आंगन में ही उनकी शाम को इतनी ज्यादा उमस होती, गर्मी होती, लेकिन उनके गीत में सब लोग मिलकर गाते नाचते और लोगों को गर्मियों का एहसास नहीं होता था। वो संगीत के इतने प्रेमी थे कि उनके संगीत का चरमोत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया, ठीक है। तो हमारे लेखक ने खुद अपनी आंखों से देखा, ये चीज बताया कि भाई वो बीमार था, ये बात लोगों को ज्यादा दिन तो नहीं पता थी, लेकिन जिस दिन मरा उस दिन पूरे गांव को खबर थी, पूरा गांव उनके घर पहुंचा। तो लेखक भी हमारे गांव पहुंचे, जाकर देखा क्या, आंगन में चटाई पर उसका शव रखा है, ऊपर से चादर उड़ाई हुई है सफेद, खुद जो फूल बोते थे घर के बाहर उन्हीं को तोड़कर ऊपर डाला हुआ था, वहां एक दिया जल रहा था और वहां पे बैठकर जो है बाल गोविंद भगत गाना गा रहे थे और उधर ही सिरहाने के पास बैठी उनकी बहू रो रही थी। खूब गाते गाते धीरे धीरे अपनी बहू के पास जाते और बोलते कि भाई ये रोने का समय नहीं, ये उत्सव मनाने का समय है। उनका ये मानना कि जैसे वो कबीर जी को मानते थे, तो कबीर जी का ये मत था कि ये जो आत्मा होती है ये अपने प्रेमी परमात्मा से बिछड़ी हुई प्रेमिका है। तो जब इंसान मरता है तो आत्मा निकलती है और अपने प्रेमी से जाए यानी कि परमात्मा से जाके मिलती है। तो ये शोक करने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि इस समय परमात्मा रूपी प्रेमी और आत्मा रूपी प्रेमिका का मिलन हो रहा होता है। इसलिए इस समय रोना नहीं चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, ठीक है।
इकलौता बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए बैठे गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी, ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। अब वो समाज में जितनी भी रूढ़ियां थी उनका खंडन करते थे। जैसे उस समय क्या ये रूढ़ी थी कि भाई चिता को आग सिर्फ पुरुष दे सकता है, तो उन्होंने पहली रूढ़ी का खंडन किया। अपने बेटे को चिता की आग अपने बेटे के अपनी बहू से ही दिलवाई, बहू ने, ठीक है, दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। अब क्या हुआ, उस समय विधवा विवाह नहीं हुआ करता था, बहू बहुत कम उम्र की थी। तो जैसे ही भाई जो भी होता है ना, मरण के बाद कुछ दिन होते हैं श्राद्ध के, कुछ दिन जैसे ही श्राद्ध कंप्लीट हुआ, मायके से बहू के भाई को बुलाया और कहा इसे ले जाओ अपने घर में रखो और इसका दूसरा विवाह करो। अब ये बात सुनते ही बहू जो है वो उनके साथ जाने को तैयार नहीं। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहे उनकी सेवा करना चाहती थी, पर बाल गोविंद भगत के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। अब बहू भी अपने ससुर से प्यार करती थी बहुत ज्यादा, एक पिता के रूप में, तो उसने सीधे यही बोला कि भाई आप बेटा तो चला गया, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो आपका खाना पीना ये सारी चीजें, बीमार पड़ गया तो एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत अपनी जिद पे अड़े थे। कहते हैं कि अगर तुम अपने मायके नहीं जाओगी, दूसरा विवाह नहीं करोगी, तो मैं ही ये घर छोड़ दूंगा, मेरी वजह से तुम यहाँ रुक रही हो ना, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब बाल गोविंद भगत ने ये बात रखी तो बहू को मानना पड़ा और वो अपने मायके चली गई। अब क्या हुआ, बाल गोविंद भगत अकेले रह गए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, उनका तो रूटीन वैसे ही चल रहा था, सुबह उठना, नहाना। अब धीरे धीरे एज होती है तो इंसान को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, यहाँ पर वो बदले नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो जाया करते थे कहाँ, क्या कहते हैं, स्नान करने के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान के लिए वो करीबन 30 कोस दूर जाना होता था। 30 कोस बहुत दूर होता है, 30 कोस जाना और 30 कोस आना। तो इस बीच जब वो घर से चलते थे तो खा के चलते थे, पूरा रास्ता कुछ नहीं खाते थे, फिर वहां पे जो कुछ खाएं, फिर 30 कोस चल के आए, कुछ नहीं खाएं। तो भाई शरीर, जब हम बुजुर्ग होते हैं तो शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, तो हमें पहले से ज्यादा शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। तो वही चीज हुई, इन्होंने शरीर का ध्यान रखा नहीं तो धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। गंगा स्नान पर गए, फिर लौट कर आए, तबीयत नहीं ठीक थी, सबने मना किया कि भाई जो है सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग मत नहाओ, लेकिन वो अपने रूटीन में थे। सुबह उठते, 2 मील जाते, गंगा स्नान करते, आते, गाना गाते, सब उनका रूटीन वही चल रहा था। वही हुआ, वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते, घर में खाकर निकलते तथा वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन उपवास रखते थे, कुछ नहीं खाते थे बाहर का। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे, यानी कि जो उनका दिन का रूटीन था वो वैसे ही चलता रहा, तबीयत खराब हो तो भी वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया परंतु भोर में किसी गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं थे। अब क्या हुआ, अब धीरे, जिस दिन संध्या को उन्होंने गीत गाया तो उनके सुर बड़े बिखरे बिखरे से, टूटे टूटे से थे, तबीयत तो ठीक नहीं थी। दूसरे दिन सुबह उनके गीत की आवाज नहीं आई तो लोग परेशान हुए। जाकर देखा तो वो इस दुनिया में नहीं थे, यानी कि सबको छोड़कर जा चुके थे। तो ये एक व्यक्तित्व था जो हमारे लेखक को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने हमारे सामने रखा था। ये सेकंड चैप्टर था। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में है लखनवी अंदाज, यशपाल जी की। ये जब शक्ति चली जाती है, ताकत चली जाती है, उसके बाद भी उसका दिखावा बरकरार रखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कुछ दिखावा करना, आडंबर करना। तो कुछ ऐसे ही हालात थे लखनऊ के, सभी जगहों के नवाबों के। जब भारत आजाद हुआ तो नवाबी चली गई, क्योंकि जितनी भी रियासतें थी वो भारत सरकार के अंडर में आ गई, एक भारत एक संपूर्ण देश बन गया। तो अब जब नवाबी चली गई तो पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, सब कुछ हुआ। लेकिन जो नवाबी शान शौकत थी उसको बनाए रखने के लिए नवाबों ने नए नए तरीके निकाले। तो कुछ ऐसा ही तरीका इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, खाने के तरीके,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं यशपाल जी के साथ एक ऐसे ही जो है लखनऊ के नवाब टकराए और उनका अनुभव कैसा रहा वो उन्होंने यहाँ पर साझा किया है। तो सीधे सीधे ऐसे लोगों पर व्यंग यहाँ पर इस पाठ में किया गया है जो दिखावे पे जीते हैं, दिखावटी जिनकी दुनिया होती है। ठीक है, लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब क्या हुआ, हमारे लेखक को पास में ही कहीं जाना था। अब ये बहुत अर्ली की बात है, जब देश आज़ाद हुआ था तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, टिकट्स भी आसानी से मिल जाया करते थे। आज तो टिकट बुक कराओ तो आसानी से मिलते ही नहीं। तो क्या हुआ, टिकट उन्होंने खरीदा। उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा ये सोचकर कि भाई जनरल में जाएंगे तो भीड़ रहेगी, सेकंड क्लास में जाते हैं वहां पर कोई होगा नहीं, सेकंड क्लास का डिब्बा खाली ही होगा, जाके आराम से खिड़की के किनारे बैठ जाएंगे, प्राकृतिक नज़ारे देखेंगे और एक नई कहानी के बारे में सोचेंगे। यही सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया और बस ट्रेन तुरंत चली ही थी। खुलने का मतलब क्या होता है, ट्रेन चली। तो लेखक दौड़कर जल्दी से सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेकिन उन्होंने सोचा था कि भाई डिब्बा खाली होगा, लेकिन वो उनकी सोच के विपरीत था। वहां पर एक नवाब पहले से पालथी मारे बैठे हुए थे। सफेद पोश नवाब कहा गया, यानी कि जैसे नवाब सफेद कपड़े कुर्ता पैजामा पहने रहते थे ना, तो उस तरह के नवाब थे, पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पे 2 चिकने खीरे, एकदम साफ सुथरे तौलिया बिछा था, उसके ऊपर 2 खीरे रखे हुए थे। अब लेखक जैसे ही पहुंचे तो भाई जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम हाय हेलो ना करें तो कम से कम चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो ले आते हैं। लेकिन नवाब साहब ने जब देखा तो लेखक की तरफ उन्होंने मुंह फेर लिया। तो लेखक को भी बड़ा बुरा लगा, वो भी उन्हीं के सामने जाकर बैठ गए, लेकिन बाहर की तरफ देखते रहे। अब क्या था, यहाँ पर उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमको लगता है जैसे लेखक सोच रहे थे हम डब्बे में अकेले रहेंगे, शायद वो नवाब साहब भी सोच रहे थे कि हम भी डब्बे में अकेले ही रहेंगे। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी कि होता ना एक, जैसा भी हमने बताया, कुछ नहीं हुआ। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह ये अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देख ले। तो अब यहां पर क्या हुआ, लेखक भी सोचने लगे कि भाई नवाब साहब हमसे रुख नहीं किए, इसका मतलब वो भी उस फिराक में थे कि अकेले सफर करेंगे और मेरा चढ़ के आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो एक तरीके से एकांत में उनके खलल पड़ा, इसीलिए वो अच्छा नहीं लगा। और दूसरा, वो खीरे लिए बैठे थे तो वो खीरा खाना चाहते थे, और इतनी मामूली सी चीज एक नवाब होते हुए वो खाएं और एक नॉर्मल व्यक्ति उन्हें देख ले, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए ही खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। मतलब आप जैसे ट्रेन में होता ना, हम बैठे हैं, हमारे सामने दूसरा बैठा है, लेकिन नवाब साहब भी बाहर देख रहे हैं और लेखक भी खिड़की से बाहर देख रहे हैं, दोनों लेकिन कनखियों से, यानी कि तिरछी निगाह से एक दूसरे को बराबर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। जिस व्यक्ति ने अभी तक मुस्कुरा कर एक बात नहीं करी हो, सीधे वो बोलते हैं कि भाई किबला खीरा नोश फरमाएंगे, तो लेखक ने सीधे मना कर दिया कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद कहते हुए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा, उसमें जीरा, नमक, मिर्च, बुरका तौलिए पे सजाते हुए पुनः लेखक से खाने के लिए कहा, किंतु एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार भी पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, अब चूंकि वो खीरे थे, नवाब साहब ने खरीदे ही खाने के लिए थे। अब उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई आप खीरा खाएंगे, तो लेखक ने मना कर दिया। अब लेखक उन्होंने बड़े उससे खिड़की के बाहर ले जाके जो है खीरों को धोया, अंदर लाए, टॉवल से पोंछा, छीला, उनकी लंबी लंबी फांके काटी। अच्छा, उससे पहले वो गर्दन लगा के जो कड़वापन निकालते हैं वो भी निकाला, फिर छीला, फिर फांके काटी, नमक, मिर्च, जीरा,
बुरका, इससे क्या होता है, खीरा हल्का पानी छोड़ देता है। तो ये सब देख के हमारे लेखक के मुंह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी आने लगा कि होता है ना कि पनिहाती सी खीरे की फाँक थी, उनका खाने का मन करने लगा। फिर से नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि आप खाएंगे, तो लेखक ने फिर मना कर दिया। इस बार उन्होंने बताया कि भाई खीरा होता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो पेट पर बोझ डालता है, खीरा खा लो तो पेट कैसा हैवी हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें 70% पानी होता है, इसलिए वो हमें ज़्यादा हैवी लगता है। तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अब लेखक मन में सोच रहे हैं कि भाई ये देखो क्या कहते हैं, इनको खीरा खाना था इसलिए हमसे पूछ रहे हैं, अब ना तो ये हमसे बात भी नहीं कर रहे थे, है कि नहीं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले आए, उनको सूंघा। खीरे के स्वाद का आनंद में उनकी पलकें बुंद गईं, मुंह में आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिया से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब कोई इंसान अगर खीरा खरीदता है तो उसे खाना है, उन्होंने सारी तैयारी तो खाने वाली करी, फिर उसके बाद वो खीरा उठाएं, आंखें बंद करके उसको सूंघें उसके टेस्ट को, और खिड़की के बाहर ले जाके वो खीरे की फाँक फेंक दें। ठीक है, और ऐसा करके उन्होंने जितने खीरे काटे थे वही किया, लाएं, सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दे। ये सब करने के बाद उन्होंने जैसे लगा कि बड़ा थक गए हैं, बड़ी नजाकत नफासत के साथ किया, जैसे भाई नवाब होते हैं थोड़े से काम में ही थक जाते हैं, तो इतना काम करके वो थक गए सूंघ सूंघ के और फेंक फेंक के। उन्होंने तौलिया से हाथ पोंछे और चुपचाप लेखक के सामने वाली बर्थ पर वो लेट गए। अब लेट गए, लेटने के बाद एकदम से उनको एक लंबी सी डकार आई। डकार कैसे ना, बर्ब आई। तो जैसे कि हम लोग खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, लास्ट में डकार आती है ना, तो उसी तरीके से उनको डकार आई, जैसे लगता है उनका पेट बहुत भर गया। जब ये डकार आई तो लेखक ये सोचने लगे कि अगर कोई कहानी बगैर पात्र और घटना के लिखी जा सकती है, ठीक है, अगर कुछ खाए पेट भर सकता है तो कहानी भी बगैर पात्र और घटना के लिखी जा सकती है। तो इन दोनों का तात्पर्य है कि कोई भी कहानी में एक घटना और पात्र का होना जरूरी है, तभी वो कहानी बनती है। उसी तरीके से बिना खाए भरे पेट की डकार आना असंभव है। तो एक तरीके से नवाब साहब क्या कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे अपनी झूठी शान का, क्योंकि जो सामने बैठा व्यक्ति था वो एक साधारण व्यक्ति था और जिसके पास खीरे थे वो नवाब था। नवाब होते हुए वो इतना तुच्छ सा फल कैसे खा सकते थे, जाहिर सी बात है नहीं खा सकते थे, लेकिन वो खाना चाहते थे इसलिए उन्होंने खरीदा। अगर लेखक खाने के लिए हाँ कर देते तो शायद नवाब साहब भी उन खीरों को खा लेते, लेकिन एक आम आदमी ने खीरों को खाने से मना किया, इसलिए एक नवाब कैसे खा सकता है, इसलिए उन्होंने सूंघ सूंघ कर सारी फाके फेंक दी थी। तो यही उन्होंने बताया कि लखनवी अंदाज यानी कि अपनी झूठी शान, नवाबी तो कब की चली गई लेकिन अभी भी उनकी झूठी शान बरकरार है, उसको दिखाने के लिए नवाब साहब कुछ भी कर सकते थे। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है, तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले खीरा होता लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है, यानी कि पेट बहुत जल्दी भर देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने पर डकार आ जाती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। तो यानी कि अगर बिना कुछ खाए डकार आ सकती है, पेट भर सकता है, तो बिना पात्र और घटना के जो क्या हो सकती है, कहानी भी लिखी जा सकती है, जो कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ चैप्टर पे। ठीक है, तो फर्स्ट था नेताजी का चश्मा, सेकंड था बाल गोविंद भगत, थर्ड था हमारा लखनवी अंदाज। फोर्थ चैप्टर है हमारा एक कहानी यह भी, मनु भंडारी जी ने ये कहानी हमारे सामने रखी है, अपने जीवन का कुछ यादों को हमारे सामने रखा है, इसलिए इसे हम एक संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनः स्थिति से शुरू होती है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा में भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंसे और अजमेर आ गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था भले, लेकिन उनकी अगर बचपन की यादें देखी जाएं तो उनकी बचपन की यादें शुरू होती हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से।
जहां पर उनके पिता, हम जो उनका परिवार है वो 2 मंजिला मकान में, क्योंकि भाई हम पैदा कहीं पे भी हों, हमारी जो यादें होती हैं वो 7-8 साल के बाद ही हमको आगे तक याद रहती हैं। अगर हम बहुत छोटी की कहें तो वो यादें हमें नहीं याद रहेंगी, है कि नहीं। तो लेखिका को भी नहीं याद थी। तो उनको जहां से याद है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला मकान में रहते थे, जिसके पहले वाली मंजिल पर जो ऊपरी मंजिल थी उसमें पिताजी पूरी तरीके से अपना रहते थे, नीचे माँ और ये सब सारी चीजें थी, ऊपर उनकी किताबें वगैरह सब कुछ रहा करती थी। पिताजी की बिगड़ी मना स्थिति उन्होंने इसलिए बोली कि जहां से उनको याद आता है कि जब वो पहले भानपुरा में रहा करते थे तो वहां काफी संपन्न थे, काफी अच्छा पैसा था, आर्थिक स्थिति से अच्छे थे, लेकिन वहां पर उनके अपने किसी ने उनके साथ धोखा किया, जिसके चलते जो है उनको काफी आर्थिक नुकसान हुआ और फिर वे भानपुरा से कहां चले आए, इंदौर चले आए। ठीक है, यही चीज उन्होंने अजमेर के ब्रह्मापुरी मंजिले में, अच्छा यहाँ पर, हाँ, तो ये कहां पर रहते थे, भानपुरा गांव में हो, परंतु उनकी यादें अजमेर में शुरू हुई। तो रहते कहाँ थे, वहां से, और उनकी यादें कहाँ, अजमेर में आकर शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ दिया और कहाँ चले आए, अजमेर आकर वे रहने लगे। ठीक है, अब यहां से इनका कहाँ आरंभ हुआ, लेखिका पिता कहाँ, इंदौर में रहते थे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गई हैं। मध्य प्रदेश के भानपुरा में रहते थे, इंदौर में इनका काफी अच्छा प्रतिष्ठित परिवार था। वहां पे उनके किसी अपने ने उनको धोखा दिया और जिसके चलते ये वहां से कहाँ चले आए, अजमेर चले आए। अजमेर में 2 मंजिला मकान में रहते थे। किसी अपने से धोखा खाने के कारण वो अब चिड़चिड़े हो चुके थे, शक्की हो चुके थे, तो अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे निकाला करते थे, बिना बात के बहुत डांटना वगैरह सब किया करते थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना लेखिका बचपन से देखती हुई आई थी। अब क्या था, आरती और अजमेर आ गए थे। ठीक है, तो फिर कहां से, इंदौर भानपुरा से छोड़कर ये कहां चले आए थे, अजमेर चले आए थे। ठीक है, अब ये थोड़ी चीजें दिमाग में आप बैठा लीजिए। अपने जमाने में अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। अब जब वे अजमेर आ गए तो ऊपरी मंजिल में जो है इनका पूरा अपना जो पढ़ने लिखने का शौक था, बहुत सारे गरीब बच्चों को भी वहां ऊपर पढ़ाया करते थे, ट्यूशन दिया करते थे। तो वहीं पर उन्होंने अपने समय का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी उन्होंने रेडी करी। इस डिक्शनरी से उन्हें प्रसिद्धि तो बहुत मिली, मगर धन की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तो एक तरीके से उनके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहा शब्दकोश बनाने के बाद, तो वो एक पॉजिटिविटी उनके अंदर घटती चली गई और निगेटिविटी आती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी, शक्की हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका की बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। अब कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हो गया तो किस पे उतारें, अपनी वाइफ पे उतार देते, अपने बच्चों पर उतार देते थे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। तो इनके कितने थे, 5 भाई बहन थे। इनसे बड़ी जो है 2 बहनें 2 भाई थे और ये सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं है, यानी कि लेखिका जब बहुत छोटी थी तभी उनकी सबसे बड़ी बहन की जो है वो शादी हो गई, तो अपनी बड़ी बहन की उनको ज्यादा याद नहीं है। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। अब क्या हुआ, लेखिका की बड़ी बहन तो सबसे बड़ी बहन थी, शादी होकर चली गई। फिर उसके बाद जो 2nd नंबर की जो सिस्टर थी और जो लेखिका से बड़ी थी वो थी सुशीला। ठीक है, वो गोरी थी, लेखिका थोड़ी दुबली पतली सी काली सी थी, तो अक्सर कंपेयर किया करते थे। ठीक है, तो एक कहते हैं ना हीन भावना वो लेखिका के अंदर बैठती चली गई कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कुछ अच्छा आता नहीं है। तो वो धीरे धीरे हीन भावना क्या हुई, लेखिका के अंदर बैठती चली गई। सुशीला को हर बार में अच्छा बताते और लेखिका को वो क्या कर देते कि तुम ये नहीं कर पाओगे, रहने दो, तुम देखने में अच्छी नहीं हो, तुम काली हो, मरियल हो, कमजोर हो, इस तरीके से करके करते थे, नीचा दिखाते। इस हीनता की भावना ने उन्होंने विशेष बनने की लगन उत्पन्न की। ठीक है, तो लेखिका भी कहीं उनके अंदर हीन एक कहते हैं ना डर बैठ जाता है, लेकिन इसी डर के कारण उन्होंने अपने आप को कुछ विशेष अलग बनाने की कोशिश करी। जब मेरे पिताजी मुझे नहीं समझ रहे हैं तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मेरे को अपनी एक अलग पहचान बनानी है। तो उस अलग पहचान बनाने में उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। क्या हुआ उत्पन्न, परंतु लेखिकी उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। आज वो इतनी बड़ी लेखिका बन चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हीन भावना उनके अंदर बैठी थी वो आज भी उससे उबर नहीं पाई। इसका अंदाजा वो कैसे लगाती है, आज जब उनका कोई लेख, कोई कहानी, कविताएं छपती हैं तो सब कहते हैं अरे वाह आपने क्या लिखा, क्या बढ़िया सा लिखा।
ये सारी चीजें करती हैं, उसके बावजूद लेखिका को यकीन नहीं होता कि ये काम मैंने ही किया है। तो वो एक जो हीन भावना बचपन से अंदर में बैठी थी वो आज भी उनके बैठी हुई है। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी, फिर सुशीला की शादी हो गई, फिर उनसे बड़े जो 2 भाई थे वो भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब घर में सिर्फ कौन बची? मनु बची, ठीक है, यानी कि हमारी लेखिका। अब हमारे इनके पिताजी का ध्यान लेखिका पे गया कि भाई इनकी एक छोटी लड़की भी है और वो उसका एक व्यक्तित्व भी है, तब उस पर ध्यान देना उन्होंने शुरू किया। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। तो जैसे होता है माएँ कि भाई घर का काम सिखाना है, तो वो रसोई में अगर जाती थी तो वो बिल्कुल मना करते थे, रसोई में जाकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करो, देश दुनिया की खबर लो, सब कुछ लो देश दुनिया के। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज थी कि लड़कियों को किचन से बाहर निकलकर, क्योंकि ये मानते थे किचन को भटियार खाना जहां पर व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद करता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर निकलो, देश दुनिया की चीजें सीखो, जानो। इसके लिए उन्होंने इंकरेज किया लेखिका को। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। अब क्या हुआ, चूंकि ये राजनीति में सक्रिय थे, कौन, क्या कहते हैं, लेखिका के पिताजी, तो उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो बहुत सारी राजनीतिक जो है गोष्ठियां हुआ करती थी घर के अंदर। तो जो पिताजी हैं वो हमेशा कहते हैं कि मनु आओ, बैठो, जानो कि देश के अंदर क्या हो रहा है। तो जब वो इन पार्टियों में बैठने लगी, जानने लगी कि क्या क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारी लेखिका के अंदर क्या है, देशभक्ति की भावना जगने लगी। क्योंकि उस समय देश में हर जगह स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे और जब ये सारी बातें उस मीटिंग में वो सुनती तो उनके अंदर भी ये चीज होने लगी कि भाई हमारे देश के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या होने लगा, देशभक्ति की भावना जगने लगी। लेखिका के पिता उन्हें सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। अब क्या हुआ कि भाई घर में तो वो सुन ही रही थी, अब जिस कॉलेज में पहुंची तो कॉलेज में कौन था, सावित्री गर्ल्स कॉलेज में वो पढ़ती थी। उसके वहां पर प्रथम फर्स्ट ईयर में हिंदी की एक प्राध्यापिका आई, यानी कि प्रोफेसर आई उनको पढ़ाने के लिए। कौन थी, शीला अग्रवाल जी। तो शीला अग्रवाल जी ने लेखिका को जब ध्यान दिया तो वो साहित्य पढ़ने में तो इंटरेस्टेड, क्योंकि घर में हमेशा शुरू से पढ़ाई का माहौल रहा, साहित्य तो पढ़ती थी, लेकिन एक अच्छा साहित्य का उन्हें ज्ञान नहीं था कि भाई कौन से लेखक पढ़ने चाहिए, कौन सा लिटरेचर पढ़ना चाहिए जी। तो ये ज्ञान तो उन्होंने कहीं ना कहीं जगाया, मगर और साथ ही साथ लेखिका के मन में देशभक्ति की जो भावना थी उसको भी सुलगाया, ठीक है। यानी कि शीला अग्रवाल खुद एक देशभक्त थी, तो उन्होंने धीरे धीरे मनु के अंदर भी वो भावना जगाई। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका के घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। अब क्या हुआ, चारों तरफ देश में भाई 1946-47 में क्या हुआ था, अपने चरम पे थी स्वतंत्रता आंदोलन। तो अब हमारी लेखिका भी क्या होने लगी, घर से बाहर निकलती और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। जगह जगह जुलूस निकलते, संगोष्ठियां होती, हड़तालें होती, सब में बढ़ चढ़कर लेखिका भाग लेने लगती, नारे लगाना, भाषण देना, सब कुछ करती, जुलूस निकालना, सब कुछ। हड़तालों, जुलूसों, भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। अब इधर क्या हुआ, लेखिका बढ़ चढ़कर तो भाग ले ही रही थी, तो अब ये जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां से भी छात्राओं को ये समझाने लगी, तो छात्राएं भी कॉलेज छोड़कर जुलूसों और हड़तालों और भाषणों में भाग लेने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वो क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। अब क्या हुआ, जब ये उन्होंने देखा कॉलेज की प्रिंसिपल ने कि भाई मनु के कहने पर ये सारा हो रहा है, तो उन्होंने मनु और इसके अलावा 2 और छात्राओं को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। रेस्टिकेट करने से पहले उन्होंने गार्जियंस को बुलाया, तो जब स्कूल से नोटिस आया कि बुलाया गया है, जब उन्होंने पढ़ा तो घर में से बड़ा गुस्सा होते हुए वो कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में जब प्रिंसिपल के सामने बैठे तो प्रिंसिपल ने बताया कि भाई मनु के कहने से सारी जितनी लड़कियां होती हैं वो कॉलेज छोड़ देती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं, वो जो कुछ कहती है वो सब करते हैं। तो जहां पिताजी गुस्सा हो रहे थे
ये सोचकर कि कॉलेज से कंप्लेंट आई है, कॉलेज से निकाला जा रहा है, तो जब प्रिंसिपल उन्हें ये सारी बातें बता रही थी तो वो तो बहुत गर्व महसूस करने लगे। उनको ये लगा जो अहमियत समाज में मैं चाहता था आज मनु वो प्राप्त कर रही है, क्योंकि वो समाज में वो मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सारी चीजें चाहते थे और आज मनु वो सारी चीजें कर रही थी। तो गए तो बड़ा गुस्सा होके गए थे, मगर बहुत अच्छा प्राउड फील करते हुए घर पे आए थे। तो जब इस कॉलेज गए थे गुस्सा होते हुए, तो लेखिका समझ गई थी जब ये घर आएंगे वापस तो खूब गुस्सा होने वाले हैं, तो वो पड़ोस में जाकर बैठ गई थी। लेकिन जब वो वापस आए तो पता चला कि वो तो बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा उनको लग रहा है। एक बार जब पिताजी ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा था, उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। अब क्या हुआ, ऐसी एक घटना और उन्होंने बताई कि भाई एक लेखक के क्या कहते हैं पिताजी के एक मित्र थे, थोड़े पुराने विचारों के। तो एक बार वो आ रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने मनु को रास्ते में भाषण देते, लड़कों के साथ नारे लगाते देख लिया। ये बात जब उन्होंने देखी तो आके घर में बताने लगे, अरे तुम क्या करते हो, तुम्हारी बेटी इस तरीके से है, लड़की जो होके सड़क पर ऐसे नारे लगा रही है, भाषण लगा रही है। तो वो बड़ा गुस्सा हो गए। लेकिन यही भाषण उनके एक और मित्र ने सुना, पिताजी के एक और मित्र ने, जो कि थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड के थे, मतलब बहुत अच्छे व्यवहार के थे। जब उनके भाषण की बड़ाई पिताजी के सामने करी, यानी कि पिताजी के मित्र ने मनु के भाषणों और जुलूसों की बड़ाई जब पिताजी के सामने करी, तो पिताजी इतना गर्व महसूस करने लगे, बहुत खुश हो गए थे। ठीक है। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निश्चित कर दिया। अब क्या हुआ, लेखिका के कारण कॉलेज में इतना सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेखिका और 2-3 और छात्राओं को 3rd ईयर में यानी कि कॉलेज के अंदर आने से ही मना कर दिया। फिर परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। अब जब निकाला गया तो उनके साथ के जितने अंदर कॉलेज में थे उन्होंने खूब हुड़दंग मचाया, खूब शोर मचाया। तो आखिरकार प्रिंसिपल को उन सभी का रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिवोल्ट करना पड़ा और उनको कॉलेज के अंदर लेना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। जब 3rd ईयर में उन्हें वापस लिया गया तो 15 अगस्त 1947 की बात थी और उसी दिन हमारा देश आजाद हो गया। तो 3rd ईयर में वापस लेने की खुशी कहीं ना कहीं दबके रह गई, क्योंकि उससे ज्यादा शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी थी भारत देश का आजाद होना। ठीक है। तो मनु ने ये थोड़ी सी चीजें अपने बारे में बताई, अपने परिवार के बारे में बताई, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा और याद रखिएगा, यही सारी चीजें, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास में। क्वेश्चंस कैसे होंगे वो जल्दी ही उनका वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगी। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 5th चैप्टर में, जहां पर हम एक और व्यक्तित्व, बहुत मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां जी के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है। ये चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिसे लिखा है यतेंद्र मिश्र जी ने। नौबत खाना, अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नौबत खाना क्या होता है। आप कभी किसी पुराने मंदिर में जाइए, ठीक है। जब आप पुराने मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर मूर्ति तो काफी अंदर बैठी होगी। जब आप प्रवेश करते हो तो एक बड़ा सा दरवाजा होता है, उस दरवाजे में ऊपर बैठने की जगहें होती, जैसे आजकल है म्यूजिक बजता है, लाउड स्पीकर्स हैं, ये सारी चीजें बजा दो चल जाता है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो पहला संगीत, जितने भी संगीत वादक होते थे, चाहे शहनाई हो, सितार हो, कुछ भी हो, तो वो जो प्रवेश द्वार होता था उसके ऊपर जो बैठने की जगह होती थी, वहां पर सारे संगीत वादक बैठते थे और वहां से संगीत बजाया जाता था। तो उस जगह को बोला जाता था नौबत खाना। ठीक है। जहां अब जिसको रिप्लेसमेंट लाउड स्पीकर्स ने कर लिया है, वहां पर पहले ये संगीतकार बैठते थे, वहां पर बजाया जाता था और सुबह सुबह वो मंगल ध्वनियां चलती थी। ठीक है। तो नौबत खाने के बारे में हमने आपको बता दिया। नौबत खाने में इबादत का मतलब, इबादत मतलब पूजा। अब एक संगीतकार के लिए उस जगह पर, मंदिर की ड्योढ़ी पर, मंदिर के प्रवेश द्वार पर संगीत बजाना किसी इबादत यानी कि प्रार्थना से तो कम नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खां जी की जो संगीत यात्रा है वो बालाजी के मंदिर से, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से ही शुरू हुई थी।
ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं किसके बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां जी के बारे में। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह अली खां का जन्म बिहार के डुमरांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 साल बड़े थे। अब जो बिस्मिल्लाह अली खां हैं, इनके बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन थे। इनसे 3 साल बड़ा एक भाई था जिसका नाम था शमशुद्दीन। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के डुमरांव में हुआ था। डुमरांव एक गाँव है। डुमरांव 2 वजहों से जाना जाता है। पहली वजह तो ये है कि चूंकि शहनाई, मशहूर शहनाई वादक का जन्म डुमरांव में हुआ। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, शहनाई जिस लकड़ी से बनाई जाती है वो नरकट नामक एक घास होती है, जो सिर्फ बिहार के डुमरांव में ही पाई जाती है। वो एक्चुअली मोटी होती है और उसके अंदर खोखला होता है, ठीक है, इसलिए वो लकड़ी कहाँ सिर्फ पाई जाती है, डुमरांव में ही मिलती है, ठीक है। इनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। किसके, बिस्मिल्लाह अली खां के जो दादा थे, क्या नाम था, सालार हुसैन खां, जो डुमरांव में रहते थे। इनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां तथा मां का नाम था मिट्ठन, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के नाम है। पिता शमशुद्दीन, बड़े भाई शमशुद्दीन, पिता जो थे वो क्या, उनका नाम था यहाँ पर पैगंबर बख्श, पिताजी दादाजी का नाम था सालार हुसैन खां, माँ का नाम था मिट्ठन। तो इन लोगों के नाम आप याद रखना। 5-6 वर्ष होने पर डुमरांव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए, ठीक है। तो बिहार के डुमरांव में जन्म हुआ, 5-6 साल उन्होंने वहीं गुजारे। फिर उसके बाद उन्होंने बिहार छोड़ दिया और कहाँ आ गए, काशी चले आए। कहाँ, अपने ननिहाल, अपनी माँ के मायके, ठीक है। वहां उनके मामा सादिक हुसैन अली बख्श तथा नाना रहते थे, ठीक है। तो वहां पर उनके नाना थे और 2 उनके मामा थे। कौन थे, सादिक हुसैन और अली बख्श, ठीक है, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। अब उस समय राजाओं, महाराजाओं और नवाबों के यहाँ गाना जो है शहनाई बजा करती थी। अब समझो बिस्मिल्लाह अली खां के बचपन की बात, ठीक है। तो जो इनके मामा वगैरह थे वो सभी नवाबों के और राजाओं के यहाँ जाकर, क्या नाना हैं और मामा हैं, ये सब कहाँ, नवाबों के यहाँ और राजाओं के यहाँ जाकर शहनाई बजाया करते थे। ये लोग अच्छे शहनाई वादक थे, मशहूर शहनाई वादक, ठीक है। वे लोग बालाजी के मंदिर की डेहड़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। तो सबसे पहली जो शहनाई बजती थी वो कहाँ बजती थी, बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, ठीक है। ये 2 माने हुए मंदिर हैं काशी के। तो सबसे पहली शुरुआत, सुबह की पहली शहनाई वहां बजाते थे। उसके बाद जिस किसी रियासत में जाते वहां पर जाकर शहनाई बजाते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते थे, जिसे उन्हें खुशी मिलती थी। अब चूंकि पूरा माहौल ननिहाल का शहनाई का था, नाना को, मामा को, सबको शहनाई बजाते उन्होंने देखा, इतनी मीठी शहनाई बजाते देखा। तो जब तक वो थोड़े बड़े हुए तो शहनाई का इंटरेस्ट उनके अंदर भी आया, थोड़ी थोड़ी शहनाई उन्होंने सीख ली। और फिर 14 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, वो भी बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पे संगीत बजाने लगे, ठीक है। वहां पर जाके के सुबह बजाते। अब अपने घर से और बालाजी के मंदिर जाने के रास्ते में जो रास्ता पड़ता था वो उन्होंने चुना गली गली का, और उसमें पड़ता था 2 लोगों का घर। वो था रसूलन बाई और बतूलन बाई, जो 2 बहनें थी, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ थी और बहुत सुंदर सुरीले गीत गाया करती थी। तो उनके गीत सुन सुनकर जो है उस रास्ते में जाते, और धीरे धीरे उनके गीत सुन के ही क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खां के अंदर संगीत की चाहत जगी। वो संगीत के प्रति इतना जो है डिवोटेड हो गए। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने, यानी कि अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने की भूमिका निभाई। किन्होंने, रसूलन बाई और बतूलन बाई ने। मतलब संगीत की तरफ धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इनके गीत सुन के ही बढ़ा था। ये बात उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताई है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित था, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। मतलब वेदों में आप शहनाई का नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन अच्छे कार्य में जो है ये शहनाई बजाई जाती है। शहनाई को शाहे नए कहा जाता है। ये एक शुशिर यंत्र है, ऐसे ध्यान रखिएगा। शुशिर यंत्र का मतलब होता है वे यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, ये सारी चीजें। शहनाई भी फूंक कर बजाई जाती है। तो इन फूंक कर बजाए जाने वाले जितने भी यंत्र हैं उन सभी का बादशाह शाह किसे कहा जाता है, शहनाई को। शहनाई को शुशिर यंत्रों का शाहे नए कहा जाता है।
ठीक है। लेकिन भले वेदों में इसका नाम नहीं हो, लेकिन आज भी शुभ कार्यों में हम लोग शहनाई जरूर बताते हैं, और साउथ में तो ये बहुत मायने रखता है। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त अपनी नमाज शहनाई के सच्चे सुर पाने की प्रार्थना करी। यानी कि 80 साल तक उन्होंने शहनाई बजाई, अपनी उम्र के 80 साल तक, और 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। और 5 वक्त सिर्फ एक ही चीज की दुआ करते थे कि भगवान ईश्वर जो है अल्लाह उन्हें सच्चा सुर बख्शे। इतनी अच्छी शहनाई बजा लेते थे, लेकिन अभी भी अपने काम से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं था। उन्हें लगता था मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और हमेशा रियाज करते थे। 80 साल तक वो रियाज करते थे। बहुत सारे लोग होते हैं अरे हम कर लेते हैं, क्या करना प्रैक्टिस करके, लेकिन ये चीज हम उनको चाहिए कि उन्होंने इतने हमेशा वो रियाज करते रहे। कभी भी अपने काम से वो इतना सेटिस्फाई नहीं हुए, हमेशा भगवान से यही इच्छा करते थे कि उन्हें सच्चे सुर बख्शें, ताकि जो भी उनको सुने उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू निकले। ठीक है। हमेशा 5 वक्त नमाज में शहनाई के सच्चे सुर बाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वो शहनाई बजाते हुए दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों में नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। अब क्या होता था, जो मुहर्रम के दिन होते हैं ये मुसलमानों में शोक के 10 दिन होते हैं। इस दिन किसी भी अच्छा शुभ काम नहीं किया जाता, मतलब एक उत्साह, कोई म्यूजिक या समथिंग नहीं होता। तो उन 10 दिनों में उनका पूरा खानदान और वो खुद भी शहनाई नहीं बजाते थे, क्योंकि शहनाई कहीं ना कहीं मंगल ध्वनि होती है। लेकिन 8वीं तारीख आते ही वो दाल मंडी से फातमान तक की जो दूरी 8 किलोमीटर की होती थी पैदल चलते थे और नोहा बजाते थे। नोहा मतलब होता है शहनाई से ही एक सुर निकलता है जो बहुत ही करुण होता है, जो शोक का प्रतीक होता है। ठीक है, वो बजाते हुए निकलते थे और उनकी शहनाई सुनकर जितने लोग सुनते वो भी रोने लगते थे। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते हैं। वो कहते हैं जब फुर्सत के दिन होते थे तो वो क्या करते थे, अब्बाजान और उस्ताद के, जो उनके उस्ताद रहे, उनके काम को याद करते और उनकी फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना और गीता बाली, उनकी फिल्में वो देखा करते थे। मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला हिसाब रहता था उनका, देखते उनको बहुत पसंद था। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते थे। भाई बिस्मिल्लाह खां छोटे थे, उन्हें इतना अंदाजा नहीं था, तो क्या होता है, नाना को शहनाई बजाते हुए देखते थे। नाना बड़ी सुरीली शहनाई बजाते, फिर जब नाना अपनी शहनाई रख के चले जाते तो ये आते तो वो शहनाई बजाने लगते, शहनाई बजाते। इनसे शहनाई उतनी मधुर बजती नहीं, मीठी बजती नहीं, तो ये फेंकते, वो फेंकते, अरे नाना की वाली मीठी शहनाई नहीं मिल रही, ये याद करते। फिर उसके बाद बताते कि जब मामा लोग शहनाई बजाते तो दाद देनी होती ना, अरे वाह वाह, तो ये इनको दाद देना नहीं आता था, तो एक पत्थर उठाते और ऐसे करके पटक देते, वाह बोलते, तो इस तरीके से वो दाद दिया करते थे। बचपन के समय में फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था। ठीक है, 3rd जो सेक्शन था सबसे, वो तो 6 पैसे में टिकट आता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। तो मतलब सबसे 2 पैसे इकट्ठा किए और फिर जाकर टिकट लेके सुलोचना और गीता बाली की फिल्में हॉल में देखा करते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते। बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। तो फिर उसके पहले तो मांगते थे, फिर जब थोड़े बड़े हो गए तो शहनाई बजाने पर उन्हें पैसे मिलते और उन पैसों से वो फिल्में देखते थे। सुलोचना की कोई भी फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। कुलसुम हलवाई की कचौड़ी देसी घी की उनको बहुत पसंद थी। वो उनकी कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहते थे, यानी कि जब गरम तेल में वो कचौड़ियाँ डाली जाती थी तो वो छन्न की और कुलबुल कुलबुल करती हुई जो आवाज़ आती थी उसे बिस्मिल्लाह खां ने क्या किया था, संगीत से जोड़ दिया था। तो इसीलिए उनकी कचौड़ी को क्या बोलते थे, संगीत भरी कचौड़ियाँ। ठीक है,
कुलसुम की देसी घी वाली दुकान करना ही भूलते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी। तो काशी में हर साल हनुमान जयंती पे क्या होता था, संगीत आयोजन होता था, जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत होते थे। तो उसमें जो है ना बिस्मिल्लाह खां जरूर भाग लिया करते थे। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। अब देखिए, इतने बड़े संगीतज्ञ थे तो देश में ही नहीं विदेशों में भी शहनाई बजाने के लिए जाते थे। तो क्या होता था, कहीं पे भी जाएं, मान लो जैसे अब ये है, मैं बैठी हूं और सामने ऑडियंस है, मगर दिशा के हिसाब से बालाजी का मंदिर इस तरफ पड़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर कोई संगीत परफॉर्मेंस होगी तो शहनाई हम सामने करके बजाएंगे, लेकिन बालाजी क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, वो इधर को घूम जाते थे और इधर बैठकर वो शहनाई बजाते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि देखिए वो हमेशा अपने दिन में शहनाई बजाने की शुरुआत कब करते थे, बालाजी की मंदिर में और काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर जब सुबह शहनाई बजाते थे, उसके बाद पूरा दिन कहीं पे भी शहनाई बजाते रहो। इसलिए उसका सम्मान बरकरार रखने के लिए जब विदेशों में कहीं पर प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले वो उस दिशा में शहनाई बजाते थे जिस दिशा में ये बालाजी का मंदिर और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हुआ करता था। इतनी आस्था थी उनकी उसमें। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे, यानी कि एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कभी भी इस चीज का फर्क नहीं किया कि वो एक मंदिर में जाकर शहनाई बजा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, काशी, गंगा नदी और शहनाई, ये ही उनका जीवन था। काशी का स्थान सदा वे विशिष्ट रहा। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती है। जाहिर सी बात है, आज वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई सुनो ना आज भी रिकॉर्डेड में, तो एक अजीब सा सुकून मिलता है जीवन में। सन 2000 के बाद पक्का महाल में मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी के पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती है। फिर अब जैसे भाई समय बीतता है, चीजें बदलती हैं। अब जैसे हम लोग दादा पर दादा सुनते हैं कि भाई उनके जमाने में ये था, आज वो सारी चीजें मिलती नहीं, टेस्ट नहीं मिलता। तो वही चीज बिस्मिल्लाह खां के साथ हुआ। बिस्मिल्लाह खां बचपन से जो मलाई बर्फ खाते आ रहे थे, कुलसुम की जो देसी घी की कचौड़ी खाते आ रहे थे, संगीतज्ञों का जो सम्मान देखते आ रहे थे, अब समय के साथ वो सारी चीजें बदलने लगी थी। संगीतज्ञ खुद अपने संगीत को लेकर सीरियस नहीं, वो अध्ययन नहीं, मतलब क्या कहते हैं, रिहर्सल नहीं करते थे, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग संगीतज्ञों की इज्जत नहीं करते थे। अब कुलसुम की वो देसी घी की कचौड़ी नहीं मिलती है, वो वाली मलाई बर्फ नहीं मिलती जो पहले मिले। तो ये सारी चीजें ना होने से कहीं ना कहीं बिस्मिल्लाह खां थोड़ा सा दुखी थे। ये नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित थे, यानी कि अब लोग रियाज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, खुद मुसलमान होते हुए, पांचों वक्त नमाजी होते हुए भी वो गंगा नदी, काशी विश्वनाथ और बालाजी में बहुत आस्था रखते थे और उनका उतना ही सम्मान करते थे। तो एक तरीके से दो विपरीत धर्मों का, दो अलग अलग कौमों का उन्होंने एक बहुत अच्छा मेल प्रस्तुत किया है। हमें सद एक होता है ना, सांप्रदायिक भावना को उन्होंने सामने रखा है। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली, यानी कि 2006 को उनका देहावसान हो गया। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों में से जाने ही नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में भी पहचाने जाएंगे। तो उन्हें भारत का जहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, सिर्फ इन पुरस्कारों से नहीं जाने जाएंगे। उनका जो संगीत है, उनकी वो जो पहचान है, वो आज भी बरकरार है। वो आज भी मशहूर शहनाई वादक के नाम से ही जाने जाते हैं। उस शहनाई ने उनकी पहचान आज भी बनाकर रखी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 6th चैप्टर पे। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाते हुए चल रही हूँ। तो आज हमारा अब सब जो चैप्टर है वो है संस्कृति, जो कि है भंदत आनंद कौसलायन द्वारा
लिखित चैप्टर। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ लिए? नेताजी का चश्मा, उसके बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, और नौबत खाने में इबादत। 5 हो गए। ये हमारा 6 और लास्ट चैप्टर है संस्कृति, जो कि लिखा है भंदत आनंद कौसलायन जी ने एक निबंध के तौर पर। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये एक निबंध है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने ये आती है, 2 ऐसे शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, संस्कृति और सभ्यता। ये क्या है? ये हमारी समझ में नहीं आते। ठीक है, संस्कृति, अब जैसे इस पाठ के हिसाब से चलें तो जो नई खोज करी जाती है उसे संस्कृति कहते हैं, और उससे अगर अपना जीवन सुधार लें, अच्छा हो जाए, तो वो सभ्यता हो जाता है। इसको थोड़ा इजी वे में मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे समझिए कि आपको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, मगर आपको अच्छा खाना खाना है क्योंकि शरीर की पौष्टिकता जरूरी है। जो अच्छा खाना बना लेता है वो है आपकी माँ। उन्होंने आपको एक अच्छा खाना बना कर दिया, जब आपने उसे खाया तो उससे आपके शरीर को पोषण मिला और आपका शरीर स्वस्थ हुआ। तो जिसने बना कर वो दिया वो संस्कृति थी। वो अच्छा भोजन क्या था? संस्कृति, जिसने हमारे शरीर को पौष्टिकता दी। अब उस अच्छे भोजन को बनाने का काम किसने किया? माँ ने किया। तो वो आविष्कार हुआ, तो वो क्या हुआ? वो संस्कृत मानव हुआ। और चूंकि उनके बनाए खाने से हमको लाभ हो रहा है, ठीक है, हमारा जीवन सुधर रहा है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम स्वस्थ रह रहे हैं। और मान लो जो उन्होंने दाल बनाई है, वो दाल तो उन्होंने तुमको बनाकर दे दी, वो उनका आविष्कार था, ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? उस दाल में तरह तरह की चीजें बनाई। उस दाल को तुमने पराठे में बना दिया, उसको तुमने सुखा के कचौड़ी बना दी, उसमें और मसाले मिला के, लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट था दाल, वो तो माँ ने बनाई थी। उनकी बनाई दाल को लेकर तुम बहुत सारे इनोवेशन कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम संस्कृत मानव नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने किसी नई चीज की खोज नहीं करी। तुमने क्या किया? उनकी ही बनाई दाल का तुमने वेरिएशन कर दिया है। तो तुम भले उनकी दाल के बारे में उनसे ज्यादा जानते हो, ज्यादा चीजें कर लो, लेकिन तुमने कोई नई चीज को नहीं खोजा है, ठीक है, तो तुम संस्कृत मानव तो नहीं कहला सकते। तुम उनकी बनाई चीजों में ही निवेशन कर रहे हो, इसलिए तुम क्या कहलाओगे? सभ्य मानव ही कहलाओगे। तो कुछ ऐसी ही बात इस चैप्टर में बताई गई है संस्कृति और सभ्यता को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेखक कहते हैं सभ्यता और संस्कृति 2 ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। एक तो पहले ही शब्द समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ तुम 1-2 शब्द और जोड़ दो तब तो चला और समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? मुश्किल है वो समझ पाना। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है, मतलब संस्कृति और सभ्यता दोनों एक है, तो कभी अलग। आखिर ये दोनों एक है या अलग? लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति, प्रेरणा और व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है, जिसके बल पर आविष्कार किया गया। अब देखिए क्या होता है, आग का आविष्कार, ठीक है, आग का आविष्कार इसलिए हुआ या सुई धागे का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि हमें उसकी नीड थी। ऐसे समझो, हमें क्या थी? उसकी नीड थी। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, सुई धागे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम लोग कैसे रहते थे आप बताइए? गुफाओं में रहते थे, रात में अंधेरा, शाम को अंधेरा हुआ, अंदर हो गए क्योंकि रोशनी का कोई जरिया नहीं था। हमें डर लगता था बाहर जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दें, कच्चा खाना खाते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज की आवश्यकता हुई कि कच्चा खाना हमें पका कर खाना चाहिए, वो हमारे पेट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर ये हुआ कि रात के समय हमें रोशनी करनी चाहिए ताकि हम जंगली जानवरों से बच सकें। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जरूरत थी कि उसने हमें आग का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करी, ठीक है। उसी तरीके से सुई धागा, क्या होते थे? हम पत्ता पहन के रहते थे या नंगे ही घूमते थे ना, पहले नंगे घूमते थे फिर पत्ते पहन के रहने लगे। भाई आज तोड़े शाम तक झड़ गए, पूरा शरीर ढकता नहीं था, ऐसे घूमते थे, ठंड लगती थी, होता था कि नहीं होता था? तो फिर ये हुआ कि भाई जानवरों की खालें जो हम ऐसे इनको निकाल लें, इनको सुई धागे से सिल लें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने कपड़े पहनना सीख लिया,
तरह तरह के स्टाइल करने सीख लिए। तो पहले हम क्या नंगे और पत्ते पहन के घूमते थे, नंगे घूमते थे, पत्ते पहनते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने जब सिलाई करना सीख लिया तो कपड़े पहने, फिर तरह तरह के स्टाइल आ गए, पैंट शर्ट आ गया, साड़ी आ गया, सलवार सूट आ गया, धोती कुर्ता, ना जाने कितने तरह तरह के कपड़े अब हम पहनने लगे। तो मतलब पहला आविष्कार जिसने किया था उसने हमारे रहन सहन और खाने के तरीकों में बदलाव किया, सुधार किया कि नहीं किया। तो इससे हमारे क्या हुई, हमारी सभ्यता, हमारे रहने सहने में सुधार हुआ, हमारी सभ्यता डेवलप हुई। तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आग और सुई धागे का आविष्कार किया था, वो अपनी जरूरत के कारण किया था, है कि नहीं। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। वे कहते हैं लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। ठीक है, मतलब ये कैसे किया जाए, जरूरत तो हमारी थी कि भाई हमें ऐसा कोई औजार चाहिए जो कपड़ों को जोड़कर सिल सके, लेकिन ये हमें होएगा कैसे। सोचो एक पतले से उसमें होल बनाना, उसमें धागा डालना, तो ये सोच जिस व्यक्ति की रही होगी वो क्या थी, संस्कृति। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाया। यानी कि इन खोजों को हमने लिया और धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट किया, तो वो क्या हुआ, वो हमारी सभ्यता थी। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तत्व को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। तो वो क्या कहलाता है, सभ्य मानव। यानी किसी ने खोज करके दे दी तो वो संस्कृति हो गई, उसकी सोच, और वो संस्कृत मानव हो गया। उसी आविष्कार को लेकर जब हम अपने रहने सहने सारी चीजों में सुधार करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो वो सभ्यता बन जाती है। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहलाया, क्योंकि उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा कि भाई गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। फिजिक्स में ये चीज आप सभी को आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया। उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को तो समझ लिया, गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया उसने, लेकिन उसके आगे बहुत सारी चीजें जो आज आप सब जानते हैं ये न्यूटन नहीं जानता होगा, ठीक है। उसने आपको एक चीज खोज करके दे दी, क्या थी, गुरुत्वाकर्षण। अब उसके बारे में आगे आपने बहुत सारी चीजें खोजी, बहुत सारी चीजें पता लगाई, तो मगर यहां पर खोज करने का काम किसने किया, न्यूटन ने किया। तो न्यूटन संस्कृत मानव है। आपने उसके आगे बहुत सारी चीजें पता लगा ली, मगर आपने कोई चीज खोजी नहीं है। आपने उसी चीज से आगे बहुत सारी चीजें पता लगाई हैं, रहने सहने के ढंग बदले हैं, तो आप एक सभ्य मानव कहला सकते हैं और न्यूटन एक संस्कृत मानव, ठीक है। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम उन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी नई चीज की खोज नहीं की है। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग का आविष्कार करते एक तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं है, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण है। अब देखिए, हमने आग और सुई धागे का आविष्कार क्यों किया? क्योंकि ये हमारी नीड थी, जरूरत थी, ठीक है। ये चीज हम मानते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक दिन वो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे लेट गया और उसने आसमान में चमकते हुए तारे देखे। जब तारे देखे तो उसने सोचा कि भाई ये पूरे तारे, ये चमकने वाली चीजें हैं क्या? तो उसकी सहज चेतना, यानी कि पेट भरा होना और तन ढके होने के बावजूद भी उसकी सहज चेतना, यानी कि उसकी जिज्ञासा ने उसे ये जानने के लिए मजबूर किया कि आसमान में ये चमकने वाले तारे, नक्षत्र क्या हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष की खोज करना हमारी जरूरत नहीं थी, वो मनुष्य की जिज्ञासा थी। तो ये भी क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज की खोज हम किसी जरूरत भर से करें। कभी कभी चीजें हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी करते हैं। इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से मिला है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े साधु और मुनि हुए, उन्होंने हमें इसे सिखाया कि जो बेसिक चीजें जरूरत है वो तो हमारे पास रहती हैं, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी भी हमारे साथ में रहती है। तो उस क्यूरियोसिटी को हमेशा हमें शांत करना चाहिए, यानी मन में जितनी जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए चीजों को खोजना समझना चाहिए।
मुंह में एक और दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना को प्रेरित करता है। यानी कि मेरे पास सब कुछ है, उसके होते हुए भी हम दूसरे का भला करें। कहने का मतलब कैसे है, मैं भी भूखी हूं लेकिन उसके बावजूद मेरे सामने एक भूखा व्यक्ति बैठा है तो अपना खाना आधा आधा करके हम बांट लें, वो हमारी सहज चेतना है। एक माँ अपनी रातों की नींद खराब करके एक बच्चे को गोद में लेकर सारी रात चुप कराती रहती है, उसको बुखार होता है, सारी रात वो उसको देखती रहती है। तो ये क्या है, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो क्या है, उसकी सहज चेतना है, दूसरे का भला करने की चेतना जो हमारे मनीषियों में थी, जैसे कि गौतम बुद्ध में थी। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राज परिवार, घर, बीवी, बच्चा, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मनुष्य को दुख को जब देखा तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कठोर तपस्या करके उन्होंने इस ज्ञान को खोजा। क्या, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी कि अगर आप ये सहज चेतना जगाते हैं तो मनुष्य की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अपने सारे सुखों को त्याग कर मनुष्यता की भलाई के लिए दुख का मार्ग अपनाया था, है कि नहीं। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने को पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बताना। कार्ल मार्क्स भी, उनका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने मजदूरों का दुख देखा तो अपने सुख भरा जीवन त्याग दिया और मजदूरों के साथ रहने लगे, उनके भले के लिए वो करने लगे। और लेनिन का मुश्किलों में मिले डबल रोटी के टुकड़े को दूसरे को खिला देना इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। यानी कि हम दूसरों की सिर्फ जरूरतें ही हमें संस्कृत मानव नहीं बनाती, कभी कभी दूसरों के दुख और तकलीफ भी हमें कुछ नई खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक कहते हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम और सभ्यता के उदाहरण है। यानी कि हम जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये संस्कृति और सभ्यता के ही उदाहरण है। नई नई चीजें खोजी जा रही हैं, सब कुछ की जा रही है। मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। देखिए, संस्कृति हमेशा जो खोज की जा रही है वो मानव सभ्यता की भलाई के लिए हो रही है, लेकिन ये जो हम आजकल तरह तरह के बम हैं, परमाणु बम हैं, हथियार हैं, ये जो खोजें की गई, इससे क्या होगा, इससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाएगा और पहुंचा रहा है। तो मानव सभ्यता का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। तो एक तरीके से मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए जो आविष्कार किए जाते हैं वो संस्कृति नहीं, असंस्कृति कहलाई जाती है। क्योंकि संस्कृति यानी कि एक अच्छी भावना ही संस्कृति को जन्म देती है, और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली जो भावना होती है वो असंस्कृति कहलाती है, और उससे जो कुछ होता है वो असभ्यता कहलाती है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देगी। जाहिर सी बात है, हमारे पास ज्यादा पावर है, तुम दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे, दूसरे पे अत्याचार करेंगे, तो ये क्या होगा, इससे मनुष्य क्या तो भला हो नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये असभ्यता कहलाता है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांध कर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी रहता है। कहने का तात्पर्य है, बुरी भावना चाहे जितनी प्रबल हो जाए वो अच्छी भावना के ऊपर नहीं जा सकती है। अच्छी भावना हमेशा उच्च रहती है और आगे चलकर वो बुरी भावना को दबा ही देती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 चैप्टर जिन्हें हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया। याद रखिए, चैप्टर अच्छे से सारे आपने समझ लिए हैं। अब इनके मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, तो आप ध्यान से इन सारे जो काव्य खंड है, गद्य खंड है और जो हमने कृतिका आपको पढ़ाई है, अच्छे से सब लोग चीजें समझ लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो उन्हीं बेसिस पे रहेंगे, चैप्टर्स के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने जो है वो आगे क्वेश्चंस को लेकर। तो तब तक फटाफट आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहो, जो कुछ नहीं पढ़ा है उसे पढ़ते रहो, एक टाइम टेबल बनाओ जो है, और अपने साथ अपने पास जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें अपने पास से अलग कर दो। मोबाइल है, फ्रेंड्स है, टीवी है, सब कुछ। ठीक है, इन सबको अपने आप से दूर कर दो। 2 महीने की बात है, फरवरी और मार्च सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना, बस 2 महीने अपने जीवन के दे दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा।
ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तब तक फटाफट आप बाकी सारी चीज वीडियोस देखते रहिए, जो कोई भी जरूरत है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, कमेंट जरूर करने हैं, वीडियो कैसा लगा या कुछ और भी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।